हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स। तो देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, आपको देखने को भी मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 में, जब आप मेंस के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो या फिर आपने कभी मेंस अटेम्प्ट किया हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि कई बार करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है जिसका सीधा सोशियोलॉजी से आपको संबंध समझ में नहीं आता है। तो ऐसे केसेस के लिए हम किस तरह से सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर्स का, ये चीज आपको इस लेक्चर में समझाई जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे 3 टॉपिक्स लेने वाले हैं विच आर वेरी 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 मच प्रोबेबल फॉर दिस यूपीएससी मेंस 2021। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स जो हमारे हैं वो है डाउरी डेथ, सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी एंड एनएफएचएस डाटा 5। सो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर हम सोशियोलॉजिकली एनालाइज करेंगे, इन 3 टॉपिक्स को करंट अफेयर्स से रिलेट करके। ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जीएस और सोशियोलॉजी में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, और जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है मयूरी भागवानी और हम इन 3 इश्यूज को अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो या फिर आप को कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक देना हो, तो आप स्टडी आईक्यू के इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो, आज का पहला हमारा टॉपिक है डाउरी डेथ्स। तो देखिए, डाउरी डेथ्स बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं डाउरी से रिलेटेड। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा का एक केस है जहाँ पे अ वुमेन कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस डाउरी। ठीक है, डाउरी टॉर्चर के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये देखो, ये नवंबर 18 की न्यूज है जिसमें 24-year-old एंड्स लाइफ इन चंडीगढ़, डाउरी डेथ केस अगेंस्ट हस्बैंड। ओके, इसके अलावा ये देखो, ये अभी अभी की न्यूज है, केरला लॉ स्टूडेंट्स डाउरी डेथ, इंस्पेक्टर सीएल सुधीर सस्पेंडेड फॉर डीमोरलाइजिंग विक्टिम इन पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे एक लॉ स्टूडेंट, ठीक है, उनकी भी यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे सुसाइड कर लिया। ऑलराइट, इसके अलावा कांट टेक दिस गॉड वोंट फॉरगिव यू, अनदर alleged डाउरी डेथ इन केरला एज 22-year-old kills सेल्फ। ठीक है, तो ये बहुत सारी, ये तो मैंने कुछ ही यहाँ पे न्यूज कटिंग्स रखी है, बहुत सारे केसेस की यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है बाय न्यूज कि इतने सारे डाउरी डेथ्स हो रहे हैं। अब आपको ये डेथ्स के बारे में समझ रहे होगे, अगर आप अब ये न्यूज कटिंग को समझ रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अक्रॉस द रीजन, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये प्रेवलेंट है, साउथ इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है। अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द क्लासेस, ओके, अक्रॉस द लिटरेट एज वेल एज द इलिटरेट, हर जगह ये प्रेवलेंट है। इसीलिए डाउरी डेथ्स का जो इशू है बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली फॉर दिस ईयर यूपीएससी मेंस। ऑलराइट, अब देखो, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो द फैक्ट्स अबाउट डाउरी, ओके, एंड डाउरी डेथ। तो 40 to 50 होमिसाइड्स जो होते हैं, जो भी मर्डर्स या 40 to 50% होमिसाइड्स जो हो रहे हैं, वो जो है वो डाउरी डेथ से रिलेटेड है। तो ये डाटा कब का है? ये लास्ट 20 सालों का डाटा है। 1999 से लेकर 2018 तक का ये डाटा है। ये बोलता है कि 40 to 50% जो मर्डर्स या होमिसाइड्स देखने को मिल रहे हैं, दे आर डाउरी डेथ्स। इसके अलावा 2019, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिपोर्ट है, जिसमें ये बोलते हैं कि लास्ट ईयर 2019 में ही लगभग 7,000 केसेस देखने को मिले डाउरी डेथ्स की। और आईपीसी का सेक्शन 304 बी जो है, ये इसको कवर करता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, 7,000 से ज्यादा केसेस डाउरी डेथ्स के एक साल में देखने को मिल रहे हैं इंडिया में। अब डाउरी डेथ्स बहुत सारे तरीके से हो सकती है। बाय सुसाइड, ठीक है, हैंगिंग, पॉइजनिंग और सेल्फ इमोलेशन, ब्राइड बर्निंग, ये तो मर्डर ही हो गया, ठीक है, और 8,000 से भी ज्यादा केसेस पर ईयर रिपोर्ट किए जाते हैं। ऑलराइट, अब देखो, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखो। क्या हमेशा से डाउरी डेथ्स हुआ करती थी? क्या हमेशा से डाउरी वॉज अ प्रेवलेंट इशू इन आर सोसाइटी? तो ऐसा नहीं है। ऋग्वैदिक टाइम की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे इक्वल स्टेटस दी जाती थी विमेन को। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे विमेन was equally participating with men in the public life. Okay, तो women was very well empowered in these times, ऋग्वैदिक times. यहाँ पे चाइल्ड मैरिज, सती, डाउरी, ये सब कुछ चीजें नहीं हुआ करती थी। these were unknown for the society. ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में आते आते विमेन की जो हालत है, कंडीशन है, दैट वर्सन। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ विमेन डेटोरिएटेड, एंड यहाँ से शुरुआत होती है कि डॉटर की तरफ या गर्ल चाइल्ड की तरफ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा करके, एंड इट बिकम्स वेरी प्रेवलेंट टिल द लेटर टाइम्स। तो देखो, पहले शुरुआत जब हुई थी, तो यहाँ पे डॉटर के बर्थ को एक बहुत ही
इनऑस्पिशियस इवेंट माना जाता था एंड दिस कंटिन्यूज इवन टिल टुडे। ठीक है, भले ही घर में अगर बेटी होती है तो वो द पीपल एक्ट लाइक कि वो घर में लक्ष्मी हुई है, लेकिन अंदर उतने खुश नहीं होते जितना अगर कोई सन होता है तो होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में। ओके, उसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी उनको डिनाई कर दिया गया, तो धीरे धीरे करके उनसे उनके राइट्स छीने जाने लगे और डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। इसके बाद गुप्ता पीरियड में मेजरली डाउरी देखी गई। ठीक है, तो डाउरी का सबसे पहला जो रिटन एविडेंस मिलता है वो गुप्ता पीरियड में मिलता है। इसके बाद इस्लाम आया। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडाइवल टाइम्स इस्लाम ने एंट्री की इंडिया में। उस टाइम से इस्लाम से यहाँ पे इम्पैक्ट होकर जौहर, पर्दा, चाइल्ड मैरिज जैसी प्रथाएं चालू हो गई। ठीक है, और आज की डेट में जो ये कंटिन्यू हो रहा है, ये सभी तरह के जो सोशल इविल्स हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज है, चाहे वो इन फीमेल फीटिसाइड है, या फिर चाहे वो डाउरी है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सब कुछ जो है ये अनइक्वल पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। देखो, हमने मार्क्स की थ्योरी पढ़ी है अबाउट द क्लास स्ट्रगल, है ना, लेकिन कई सारी फेमिनिस्ट जो हैं वो इस क्लास स्ट्रगल को जेंडर से रिलेट करती हैं एंड दे से कि जेंडर जो है, जो कि एक सोशल फिनोमिना है, जेंडर इज अ सोशल फिनोमिना अकॉर्डिंग टू मेनी फेमिनिस्ट एंड सेक्स इज द बायोलॉजिकल फिनोमिना। ओके, तो इनका कहना है कि जेंडर भी एक क्लास बन गया है आज के टाइम पे, और दो जेंडर्स हो गए हैं, एक हो गया है मेल, एक हो गया है फीमेल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड जेंडर राइट नाउ। ठीक है, तो ये दो जो जेंडर क्लासेस हैं, इनके बीच में यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर में अनइक्वलनेस देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, एंड दैट इज एविडेंट बाय द पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर। ऑलराइट, आगे बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डाउरी डेथ्स। तो देखो, इसको हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि डाउरी डेथ्स के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है सोशल स्ट्रक्चर। हमने देखा कि कई सारी फेमिनिस्ट ये कहती हैं कि क्लास जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड नहीं है, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल टर्म्स लाइक जेंडर। तो यहाँ पे क्लास डिवीजन देखने को मिल रहा है अमंग द जेंडर्स एंड देयर इज अ सप्रेशन ऑफ वन डोमिनेंट क्लास ओवर द अनदर, दैट मीन्स वन डोमिनेंट मेल क्लास ओवर द फीमेल क्लास। ओके, तो एक कारण ये देखने को मिलता है। इसके अलावा पेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी जो है ये आपको अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलेगी। आपने मर्टन की थ्योरी पढ़ी होगी ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस, है ना। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन हमने देखे किसके, मर्टन के। वैसे ही मैनिफेस्ट एंड लेटेंट तरह से यहाँ पे पेट्रियार्की आपको देखने को मिलेगी सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैनिफेस्ट फॉर्म में, आप देखोगे कई सारे इनके ऊपर सामने 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 से यहाँ पे क्राइम्स होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डाउरी हो गया, रेप्स हो गए, मर्डर्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सब हो गए मैनिफेस्ट। लेकिन लेटेंट तरह के क्राइम्स कौन कौन से हैं, जब यू ट्राई टू सबड्यू द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, जब आप किसी भी वुमेन का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम को हार्म करने की कोशिश करते हो, दे आर लेटेंट फंक्शंस। ओके, लेटेंट, आई वोंट से लेटेंट फंक्शंस बट द लेटेंट क्राइम्स दैट आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। नाउ women are considered a burden on the family, so see this is also a latent crime against women। ठीक है, कि women को burden माना जाता है, women को एक liability माना जाता है फैमिली के ऊपर। this shows the gender discrimination which is a kind of latent crime against women। ऑलराइट, इसके अलावा सोशल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन जो है हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में एंडोगेमी इज अ वेरी प्रेवलेंट थिंग। ओके, जो मैरिज एंड किनशिप वाला आपने टॉपिक देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा एंडोगेमी इज अ वेरी प्रेवलेंट थिंग इन इंडियन सोसाइटी। और ऐसा क्यों, बिकॉज कास्ट इज वेरी प्रेवलेंट। अब क्या होता है कि कुछ कास्ट में दिस कल्चर ऑफ डाउरी इज वेरी मच हाईलाइटेड। ओके, यहाँ पे इनको एक प्रेस्टीज से कनेक्ट किया जाता है डाउरी को, तो इसीलिए क्योंकि एंडोगेमी प्रेवलेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक्स कास्ट है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी कास्ट है जैसे राजपूत हैं वगैरह, इन सब में जो है पंजाबी राजपूत, इनमें डाउरी का बहुत ज्यादा सिस्टम प्रेवलेंट है। ओके, आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो जिन्होंने हिस्ट्री स्टडी की है वो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाउरी है उसको आप यहाँ पे कर्व नहीं कर पाते क्योंकि आपको एंडोगेमी ही प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको अपने कास्ट, अपने रिलीजन में ही शादी करनी है, और अगर आपको ये करना है तो आपको डाउरी का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इशू है, ये एक सोशल कंस्ट्रेंट है जिसके कारण ये डाउरी आज तक चल रही है। इसके अलावा इलिटरेसी भी एक इशू है। इलिटरेसी ऐसे एक इशू है क्योंकि यहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है, उनको अवेयर ही नहीं है वो कि दिस डाउरी इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज अ सोशल एविल, तो लोगों को ये पता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक फॉल्स नेशन है सोशल स्टेटस का।
आप अभी मैं आपको एक और बताऊंगी, उत्सा पटनायक जी हैं, उनकी एक स्टडी है जो ये बताती हैं कि जो अपर क्लास लोग हैं, अपर क्लास है, वो यहाँ पे डाउरी में इंडल्ज होती है जस्ट फॉर द सोशल स्टेटस। ठीक है, तो हर फैमिली जो है, आज आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सोशल स्टेटस के लिए डाउरी ली जाती है, लोगों को दिखाने के लिए। इनफैक्ट आफ्टर द मैरिज द डाउरी इज शोकेस्ड एज इफ कोई एग्जीबिशन लगा हो। ठीक है, दैट शोज कि सोशल स्टेटस का सिंबल यहाँ से लिंक्ड है। तो दिस इज अ फॉल्स नेशन ऑफ सोशल स्टेटस। देन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, वुमेन को एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है। जो वुमेन की मेटर्नि जो मैट्रिमोनियल होम रहता है, यानी कि जो वुमेन का मायका रहता है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल घर फैमिली रहती है, वो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है, और जो उसके इन लॉज हैं वो भी उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे? कि देखो, जो वुमेन की फैमिली है, दे पे द ब्राइड पे, ठीक है, या फिर उनको डाउरी पे करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने संस्कृताइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, एमएनएस का जो एम एन श्रीनिवास का एक टॉपिक है, कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो लोअर क्लास है, लोअर कास्ट है, वो इमिटेट करती है अपर कास्ट को, या फिर वो मोबिलिटी चाहती है टूवर्ड्स द अपर पोजीशन इन द सोशल हिरार्की। वही चीज यहाँ पे हो रही है वाया दिस डाउरी। ठीक है, क्या होता है कि मान लो एक लोअर कास्ट है, ओके, और इसको जाना है अपर कास्ट में, या फिर क्लास की बात कर लो, लोअर क्लास पर्सन है जो बहुत ही मिडिल क्लास है, और एक है हायर क्लास पर्सन। ठीक है, हायर क्लास फैमिली। अब ये जो लोअर क्लास फैमिली है, वो चाहती है कि अपनी जो बेटी है, अपनी डॉटर है, उसकी अगर हम इस घर में शादी करा लेते हैं तो हमारा भी सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो इस जो डाउरी है, इसको डाउरी की तरह नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की तरह देते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो विमेन थी उसका हो गया ऑब्जेक्टिफिकेशन। वैसे ही यहाँ पे जो इन लॉज है, वो भी एक ऑब्जेक्ट मानकर विमेन को उसके बदले यहाँ पे मांगते हैं दहेज। ठीक है, डाउरी। नाउ दूसरी चीज ये कि ये पावरफुल कनेक्शंस के लिए या फिर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है डाउरी कुछ केसेस में। देन एथनोलॉजिस्ट की आप मानोगे तो एथनोलॉजिस्ट कहते हैं कि डाउरी इज अ मीन्स ऑफ हाइपरगैमी। हाइपरगैमी क्या होता है? देखो, हिंदू रिलीजन में या फिर काफी दूसरे रिलीजन में भी बहुत सारे तरह के मैरिजेस बताए गए हैं जिसमें एक हाइपरगैमी है। हाइपरगैमी को हिंदू मैरिजेस में अनुलोम भी कहा जाता है, अनुलोम विवाह, जिसमें जो वुमेन है, शी कम्स फ्रॉम अ लोअर क्लास एंड जो मेन है, ठीक है, ही कम्स फ्रॉम अपर क्लास। तो ये हाइपरगैमी, यही सेंसिटाइजेशन वाला इश्यू है जो यहाँ पर एथनोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि हाइपरगैमी अपवर्ड मोबिलिटी के लिए लोग डाउरी में इंडल्ज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा शुलामत फायरस्टोन जो है एक फेमिनिस्ट है, ये बताती हैं, फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये बताती है कि विमेन जो है उन्होंने भी खुद के अंदर इंटरनलाइज कर दिया है कि हम तो भाई इंफीरियर बीइंग्स हैं। ठीक है, तो ये इंटरनलाइज नोशन जो है इन विमेन का, इट लीड्स टू परसिस्टेंस ऑफ दिस डाउरी, क्योंकि वो भी इसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पाती। देन कार्वे जो है, इरावती कार्वे, वो बताती हैं कि डाउरी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एंट्रेंच हो गया है। मतलब कि द टाइम्स आर चेंजिंग, ठीक है, टाइम्स आर इवॉल्विंग, सोसाइटी इज इवॉल्विंग, लेकिन डाउरी जो है वो एंट्रेंच होती जा रही है हमारी सोसाइटी में। और जो ग्रूम है उसका एक तरह से प्राइस लगाया जाता है, प्राइस टैग मिल जाता है डाउरी के तरह से। अगर कोई ग्रूम बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसकी उस हिसाब से यहाँ पे डाउरी मांगी मांगी जाती है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन, मान लो कि कोई जो ग्रूम है वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया, तो आप सोचो कितनी डाउरी, करोड़ों में डाउरी मांगी जाती है। अगर वो एक एमबीए है तो उस हिसाब से, अगर वो एक इंजीनियर है तो उस हिसाब से। तो इस तरह से एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे डाउरी बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके अलावा सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि हर कोई यहाँ पे अपनी सोशल स्टेटस दिखाना चाहता है, और एक तरह का पीयर प्रेशर या फिर सोसाइटल प्रेशर होता है लोगों के ऊपर कि जितना अमाउंट ऑफ मनी आप अपनी डॉटर के शादी में खर्च करोगे, उतनी आपकी सोशल स्टेटस बढ़ेगी। तो ये सारे कॉजेज हैं। इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज हैं, जैसे गांधी जी ये बोलते हैं, गांधी जी believes that urbanism does is to increase the price of college educated urban youth of India in the matrimonial market। तो वही चीज है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई अर्बन यूथ है या फिर नॉर्मल यूथ भी है, अगर उसने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया, यहाँ पे उसने अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली एजुकेशनल वाइज, तो यहाँ पे उसका प्राइस जो है वो बढ़ता जाता है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अर्बनिज्म, गांधी जी से। सो काफी सारे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि लिबरलाइजेशन का भी ये एक इशू है। कैसे? ये हम देखेंगे इस रिपोर्ट में, आपको मैं बताऊंगी लिबरलाइजेशन जो हुआ है, लिबरलिज्म जो बढ़ा है, उससे किस तरह से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बढ़ने से किस तरह से डाउरी और ज्यादा फैली है। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन के कारण भी ये जो डाउरी का फिनोमेना है वो बढ़ा है। उत्सा पटनायक एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये इकोनॉमिक्स ऑफ डाउरी की बात करती हैं, और ये कहती हैं कि जो अपर क्लास
लोग हैं वो डाउरी को एफ्लुएंस के लिए लेते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास लोग इसको सोशल स्टेटस के लिए लेते हैं और लोअर क्लास लोग कंपनसेशन के तौर पे लेते हैं। कंपनसेशन के तौर पे कैसे कि यहाँ पे लेबर की बहुत ज्यादा कीमत होती है, ठीक है, एंड वुमेन एक्ट्स एज अ लेबर हियर, ठीक है। तो लोअर क्लास जो लोग हैं वो यहाँ पे एज ए कंपनसेशन की तरह देते हैं कि हम आपकी बेटी को यहाँ पे उसका ध्यान रखेंगे, उसको पालेंगे वगैरह, ये जो भी चीजें हैं, इसलिए हम आपसे एक कंपनसेशन मांग रहे हैं, ये चीज है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, यूएन वुमेन न्यूज रिपोर्ट, प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमेन 2019-20, ये एक रिपोर्ट आई थी यूएन वुमेन की। इसमें बताया गया कि इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन जब से हुआ है, तो जो प्रैक्टिस थी, जो यूजुअली अपर मिडिल क्लास में हुआ करती थी, वो लोअर कास्ट हिंदूज तक फैल गई है, क्रिश्चियंस तक फैल गई है, मुस्लिम्स, ट्राइबल पीपल, इन सब तक फैल गई है। मतलब सोचो कि यहाँ पे जब ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन हुआ है तो माइग्रेशन शुरू हुआ लोगों का, ठीक है, और माइग्रेशन शुरू हुआ तो लोग एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस होने लगे, और इसके कारण जो लोअर क्लास हिंदूज हैं या फिर जो दूसरी रिलीजन है वो भी यहाँ पे डाउरी की मांग करने लगे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अपर क्लास हिंदूज, ओके। तो शुरुआत में ये अपर क्लास हिंदूज तक से लिमिटेड था ये फिनोमेना, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे दिस डाउरी इज बेसिकली अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। आप अपनी सोशल स्टेटस का दिखावा करना चाहते हैं, इसीलिए ये डाउरी ली जाती है मेजरली, ओके। इसके अलावा गिफ्ट जो है पहले वॉलंटरी हुआ करते थे, जो गिफ्ट्स पहले वॉलंटरीली लड़की के घर वाले देते थे, ब्राइड के घर वाले देते थे, अब वो एक कंपलसरी फिनोमेना हो गया है, और यहाँ पे स्पाइरल अप इन द वैल्यू, वैल्यू भी उसकी बढ़ गई है, ठीक है। और ये जो डाउरी है ये एक सिग्निफायर बन गई है मैरिज की, ठीक है, और ये डॉटर की एलिजिबिलिटी बन गई है। बहुत सारी लड़कियां आप देखोगे इंडिया में ऐसी हैं हु आर नॉट एबल टू गेट मैरिड इन स्पाइट ऑफ डिजायरिंग फॉर द मैरिज, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव सो मच डाउरी टू पे टू द ग्रूम्स फैमिली, ऑलराइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, इसके सोशियोलॉजिकल कॉजेज की हम बात कर रहे थे। देन इसके कई सारे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा पेट्रियार्की जो है मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगी, विद इन फैमिली भी और इन सोसाइटी भी, ठीक है। तो अगर आप फैमिली की बात करोगे तो आपको इनहेरिटेंस राइट्स, रिचुअल्स, डिवीजन ऑफ लेबर के फॉर्म में मैनिफेस्ट तरह के यहाँ पे पेट्रियार्की देखने को मिलेगी, और सोसाइटी में बात करोगे तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस, इस तरह से आपको क्राइम्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल नेचर। अब देखो इसमें मैनिफेस्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैनिफेस्ट और लेटेंट तरह के क्राइम्स के बारे में। डाउरी, डेथ्स, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप्स, ये सब क्या है? मैनिफेस्ट क्राइम्स है। लेटेंट क्या है? अनइक्वल राइट्स, गर्ल चाइल्ड, पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, नो पेरेंटल प्रॉपर्टी, लो सोशल स्टेटस, अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, डिस्क्रिमिनेशन इन द एम्प्लॉयमेंट, पोर्नोग्राफी, ये सब जो है ना ये लेटेंट तरीके के पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, यानी कि आप उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। आप उनको पुअर न्यूट्रिशन, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, अगर आप लड़की को उतना न्यूट्रिशन नहीं दे रहे जितना आप अपने लड़के को दे रहे हो, तो दैट शोज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देन पेरेंटल प्रॉपर्टी पे राइट्स ना होना, सोशल स्टेटस लो होना, ये सारी चीजें जो है ना ये दिखाती है लेटेंट तरीके के पेट्रियार्की को। नाउ देर इज अ परपेचुएटिंग नोशन ऑफ इंफेरियोरिटी इन द मैन, इन द वुमेन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है कि यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था अभी भी शुलामित फायरस्टोन ने ये कहा कि यहाँ पे इंटरनलाइज कर लिया है विमेन ने अपनी इंफीरियोरिटी को, तो ये एक गलत चीज है जो कि मैनिफेस्टेशन है पेट्रियार्की की। देन दरखाइम की अगर आप स्टडी देखो तो कई सारे आप देखोगे कि जो डाउरी है ना ये बिफोर मैरिज भी मांगी जाती है और आफ्टर मैरिज भी मांगी जाती है, और मेजरली ये जब कंसर्न बहुत ज्यादा इशू बन जाती है ये तब जब इसके कारण डेथ्स होने लगे, चाहे फिर वो मर्डर हो या फिर सुसाइड हो। तो इनके कारण जो डाउरी डेथ्स होती है, जो सुसाइड होती है, उसको आप दरखाइम की सुसाइड की स्टडी से कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि फैटलिस्टिक तरह की सुसाइड इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। जो ग्रूम की फैमिली है इट ट्राइज टू रेगुलेट द वुमेन वेरी मच, ठीक है, इवन बाय टॉर्चर, इवन बाय इमोशनल टॉर्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक तरह की फैटलिस्टिक सुसाइड है। इसके अलावा जो वायलेंस है ये बेसिकली विमेन के ऊपर जब मेन ओवर पावर होने की कोशिश करता है, दैट लीड्स टू अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द जेंडर्स, इट कैन बी रिलेटेड टू दिस इशू ऑल्सो। फिर एम एन श्रीनिवास का डाउरी, एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि डाउरी इज अ मॉडर्न डे सती, ठीक है, मॉडर्न डे सती कहते हैं एम एन श्रीनिवास इसको, और इसको आप सेंस्क्रिटाइजेशन से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा एक और सोशोलॉजिस्ट है जिनका नाम है निवेदिता मेनन, ठीक है, ये बोलती हैं कि जो जेंडर गैप है एजुकेशन में, दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी। कैसे? कि जब आप अपना जो सन है उसको अच्छी एजुकेशन देते हो, उसको प्राइवेट स्कूल में, उसको हायर एजुकेशन में इनरोल कराते हो, लेकिन जो आपकी डॉटर है उसको आप एजुकेशन नहीं देते हो ज्यादा, ठीक है, उसको आप सिर्फ काम चलाने वाली एजुकेशन देते हो, उसको आप हायर स्टडीज में इन्वॉल्व नहीं होने देते, तो ये एक तरह की जेंडर गैप आ जाती है एजुकेशन में, विच लीड्स टू मोर डाउरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही विमेन जो है अपने
दिमाग में इंटरनलाइज कर चुकी है इंफीरियोरिटी का जो इशू है, और उसके बाद यहाँ पे आप उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी हिट कर रहे हो, ठीक है, बाय नॉट एजुकेटिंग हर। तो यहाँ पे ये इशू भी है जो डाउरी से रिलेटेड है। ऑलराइट, अब देखो इसके कुछ फंक्शन एंड डिसफंक्शन आप देख सकते हो। फंक्शनलिस्ट स्कूल जो है उसकी मैं बात करूँ, हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन फिर भी फंक्शनलिस्ट स्कूल ये बोलता है कि इसके कुछ फंक्शंस भी हैं। जैसे कि ये अलायंस बनाने में हेल्प करता है फैमिलीज़ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में जो फैमिलीज़ हैं, उन्होंने डाउरी को इंटरनलाइज़ किया हुआ है, उनको लगता ही नहीं कि ये सोशल एविल है। तो अगर आपको डाउरी, अगर आपको मैरिज में इन्वॉल्व होना है, अगर आपको फैमिली अलायंस बनाने हैं, तो आपको डाउरी देनी पड़ती है। सो दिस एक्ट्स एज़ एन अलायंस मेकिंग थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे वुमेन को प्रोटेक्शन मिल जाता है अगेंस्ट द अब्यूसिव हस्बैंड। एक बार आपने डाउरी दे दी, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे अब मारा पीटा नहीं जाएगा। बट दिस डज नॉट सीम अ वेरी गुड फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन टू अ विडो, यहाँ पे विडो को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली उसके पास कुछ पैसा जा रहा है, जो कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो शी गेट्स दैट, पर ऐसा हर केस में नहीं होता। उसके अलावा यंग कपल जो है, अगर उसको डाउरी मिलती है तो वो अपना नया हाउस होल्ड स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में जो फैमिली है, फैमिलीज ट्राई टू इंक्रीज देयर स्टेटस इन द कास्ट हियरार्की। तो यहाँ पे जो है एक तरह से सोशल मोबिलिटी का कॉज बन जाता है डाउरी, ये भी चीज यहाँ पे फंक्शनलिस्ट कहते हैं। हाउएवर जो ये फंक्शन है, दीज आर नॉट वेरी मच कन्विंसिंग। बाकी फंक्शनलिस्ट स्कूल ऐसा कहता है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल बर्डन जो है ब्राइड की फैमिली पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि एक गर्ल चाइल्ड को बर्डन माना जाता है, कि ऐसा सोचा जाता है कि आगे जाके इसको बहुत ज्यादा हमको दहेज देना पड़ेगा, तो शी इज कंसिडर्ड अ बर्डन ऑन द फैमिली। देन जो वुमेन है वो हरास की जाती है बाय द इन लॉज ऑन द वांट ऑफ हायर डाउरी। एक बार आपने डाउरी दी, आपको ये लगा कि हम डाउरी दे रहे हैं सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए। वंस यू गिव द डाउरी, फिर आपको और एक्सपेक्ट किया जाता है इन लॉज की साइड से, ठीक है, जो ग्रूम की फैमिली है उसकी साइड से और डिमांड की जाती है, और आप दोगे और डिमांड की जाएगी। एक तरह का ये ब्लैकमेल हो गया, ठीक है, कि अगर आप हमको डाउरी नहीं दोगे तो आपकी जो लड़की है वो हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है, शी विल बी हरास्ड, ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए। सो दिस इज बेसिकली डिग्रेडिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इटसेल्फ, ऑलराइट। इसके अलावा और भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे कि सोशल स्टेटस और सेल्फ एस्टीम जो है वुमेन की, दैट इज डिक्लाइंड हियर, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा कोई और मोल ही नहीं है, ठीक है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एंड ऑफ सेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो ये माना जाता है वुमेन के द्वारा। तो ये एक सेल्फ एस्टीम को गिराने वाली चीज है। देन सोशल माल एडजस्टमेंट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, और सोशल करप्शन इससे पनपता है। इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि जो डॉटर है वो एक बर्डन रहेगी हमारी फैमिली के लिए। उसके अलावा साइकोलॉजिकल सप्रेशन किया जाता है गर्ल्स का, कि आपको ज्यादा नहीं बोलना है, आपको इतना ही बोलना है, आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बाहर जाके जॉब नहीं करनी है। ये सारी चीजें की जाती है सो दैट शी कुड बी मैरिड इन अ बिगर हाउस, इन अ हायर क्लास हाउस, ठीक है, हाउस होल्ड। इसके अलावा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कॉन्जुगल डिसहार्मनी, क्योंकि देखो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इफेक्ट होता है अगर जो ग्रूम की फैमिली है कंटिन्यूअसली डाउरी मांग करती रहेगी, वुमेन को, जो उनकी डॉटर इन लॉ है उसको बार बार हरास करती रहेगी, तो कॉन्जुगल डिसहार्मनी भी होती है। देन चाइल्ड मैरिज के केसेस बढ़ते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्ल बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गई तो उसके लिए एजुकेटेड ग्रूम भी देखना पड़ेगा, और अगर एजुकेटेड ग्रूम देखना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए हमको डाउरी भी बहुत ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि कम एज में ही शादी करा दो, सो दैट डाउरी ज्यादा ना देनी पड़े। तो यहाँ पे अर्ली मैरिजेस के केसेस बढ़ते हैं, इसीलिए चाइल्ड मैरिज के केसेस भी बढ़ते हैं। देन यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस जो है ब्राइड की फैमिली की बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है। कई सारे लोग तो आप देखोगे गांव वगैरह जो है रूरल एरियाज में, वहां पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है डाउरी की कि यहाँ पे लोग लोन लेकर अपनी किडनी बेचकर भी डाउरी चुकाते हैं, ठीक है, सोशल स्टेटस के लिए। देन पावर्टी वो हो जाती है, जो पूरी फैमिली है दैट गोज इनटू द पावर्टी, और परसिस्टेंस हो जाती है ये पावर्टी का, डेटनेस आ जाती है। लोग किराया लेके, लोग सॉरी किराया नहीं, कर्जा लेकर यहाँ पे डाउरी की जो फुलफिलमेंट है वो करते हैं। उसके अलावा पावर्टी जो है वो फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी देखने को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वुमेन है दैट शी गेट्स मोर एंड मोर पुअर बिकॉज ऑफ दिस डाउरी थिंग। इसके अलावा एक सोशियोलॉजिस्ट है लेविटास, वो बोलते हैं कि जो लोन पेरेंट्स हैं, अगर मान लो कि कोई सिबलिंग नहीं है ब्राइड का, तो यहाँ पे पेरेंट्स कैसे हो गए? लोन पेरेंट्स, तो दे आर एट हायर रिस्क ऑफ सिंकिंग ऑन द सोशल हिरार्की। ये सरोकिन भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो लोन पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ये वल्नरेबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि वो सोशल हिरार्की में और नीचे गिर जाए बिकॉज ऑफ दिस डाउरी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इमोरल प्रैक्टिसेस भी शुरू होती हैं, जैसे कि किडनी बेच दी किसी ने, अपना ब्लड डोनेट कर दिया, इस तरह की जो चीजें होती है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डाउरी थिंग। ओके,
इसके अलावा यहाँ पे सेक्स रेशो में इम्बैलेंस आता है, क्योंकि लोग जो हैं बर्डन समझते हैं डॉटर को और इसीलिए वो फीमेल इन्फेंटिसाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट लीड्स टू स्क्यूड सेक्स रेशो। इसके अलावा फीमेल एजुकेशन पे भी असर पड़ता है, बिकॉज़ पेरेंट्स थिंक कि हमको इसकी शादी में आगे जाके तो दहेज देना ही है, खर्च करना ही है, तो अभी क्यों करें? ठीक है, तो एजुकेशन फीमेल्स की सफ़र होती है। इसके अलावा एंथनी गिडेंस बताते हैं कि देयर इज़ अ फिनोमेना ऑफ सीरियल मोनोगमी दीज़ डेज़। ठीक है, मतलब कि अगर एक वाइफ आपकी ज़्यादा डाउरी ना ला पाए, तो उसको डिवोर्स दो, दूसरी वाइफ की तरफ चलो। दिस कैन बी रिलेटेड टू सीरियल मोनोगमी ऑफ एंथनी गिडेंस ऑल्सो। इसके अलावा वीना दास बोलती हैं अबाउट द देवी डाइकोटोमी। इंडिया में देवी डाइकोटोमी एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू वीना दास, जिसमें एक तरफ तो आप वुमेन को एज अ देवी ट्रीट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप उसको यहाँ पे हरास कर रहे हो फॉर द डाउरी। ऑलराइट, एक तरफ आप लक्ष्मी कहते हो अपनी आने वाली बहू को और दूसरी तरफ आप उसी को मार पीट रहे हो फॉर द डाउरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन लॉज की तरफ से सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, विच इज एन इनहेरेंट इनजस्टिस अगेंस्ट द वुमेन, कि अगर कोई लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है तो शी वांट्स टू बी अडॉप्टेड, एंड दिस इज वेरी नेचुरल। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो उसको यहाँ पे चाहिए कि जिस सोशल ग्रुप में वो इन्वॉल्व हो रहा है देयर शी नीड्स इंक्लूजन। ठीक है, बट यहाँ पे देखा जाता है सोशल एक्सक्लूजन, होमलेसनेस देखी जाती है। ठीक है, एंड दिस कंसेप्ट कैन बी रिलेटेड टू एंथनी गिडेंस कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन ऑल्सो। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके अलावा कुछ और इश्यूज भी हैं, जैसे कि आज के ट्रेंड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउरी का जो प्रथा है वो कुछ कुछ केसेस में, बहुत ही कम केसेस हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में डिक्रीज भी हो रही है, नेगेटिव ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि जहाँ लव मैरिजेस इंक्रीज हो रही है वहाँ डाउरी की ज्यादा यहाँ पे डिमांड होती नहीं, क्योंकि इट इज नॉट एबल टू बी फुलफिल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा कल्चर्स में भी डिफरेंस हो जाता है। उसके अलावा एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो ग्रूम की फैमिली है वो भी यहाँ पे एजुकेटेड अगर है तो दे आर ऑल्सो टर्निंग टूवर्ड्स रैशनलिस्टिक प्रैक्टिसेस, और वो बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे डाउरी नहीं चाहिए। जैसे जैसे सिमेट्रिक रिलेशनशिप्स बढ़ रही है मैरिज में, फॉर एग्जाम्पल डुअल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे जो वुमेन और मेन दोनों ही यहाँ पे अर्न करने जाते हैं, ब्रेड विनर्स हैं, तो ऐसे केसेस में भी डाउरी कम मांगी जाती है या फिर उसकी जो प्रेवलेंस है उतनी नहीं है। उसके अलावा कुछ लॉज भी हैं, ठीक है, जो डाउरी को यहाँ पे प्रोहिबिट करते हैं, लेकिन ये लॉज ने काफी हद तक काम किया, लेकिन उतना काम आज भी नहीं कर पाया, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा डाउरी डेथ्स हो रही हैं। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल लिबरेशन तो आया है, लेकिन इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन नहीं हो पाया। सो दिस कैन बी कनेक्टेड एज ए लीगल लैग। ठीक है, लीगल लैग हमको देखने को मिलता है सोसाइटी में। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया डाउरी डेथ्स को लेकर, कि क्या क्या इसके कॉजेज हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं सोशियोलॉजिकली, एंड क्या क्या इसकी मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो है सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी। नेक्स्ट हमारा इशू है सैक्रिलेज इन ब्लास्फेमी। दिस कैन बी कनेक्टेड विद द टॉपिक्स ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी। ठीक है, जो पेपर 1 के पार्ट है, इसको आप पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो, रिलीजन वाले टॉपिक से। और पेपर 2 का एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, विच इज चैलेंजेस टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी? ठीक है, तो आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले का ही ये न्यूज है, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पे एक सैक्रिलेज का इशू देखा गया, सैक्रिलेज डेथ का। यहाँ पे ये कहा गया एक जो आदमी है उसके हाथ पैर काट के उसको एक बैरिकेड से टंगा दिया गया। और ये क्यों हुआ? यहाँ पे निहंग्स का एक ग्रुप था। ठीक है, निहंग्स आर काइंड ऑफ सिक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये बोला गया कि निहंग का जो एक ग्रुप था उसके कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया, और ये कहा कि यहाँ पे जो ये पर्सन था जिसको ये हाथ पैर काट के टंगा दिया गया, जिसकी डेथ हो गई, उनके उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि ये जो है हमारे एक होली स्क्रिप्चर को डिसिक्रेट करने की कोशिश कर रहा था या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए हमने इसको मार दिया। ठीक है, तो दिस इज एन इशू ऑफ सैक्रिलेज। वहीं अभी भी आप देख रहे होंगे, अभी 2-3 दिन पहले की ही न्यूज है कि पाकिस्तान में एक श्रीलंकन श्रीलंकन माइनॉरिटी श्रीलंकन सिटीजन को, जो पाकिस्तान में काम कर रहा था एक प्राइवेट फैक्ट्री में, हु बिलोंग्ड टू द माइनॉरिटी इन दैट सोसाइटी, तो यहाँ पे इसकी भी डेथ की कर दी गई, इसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई ऑन द इशू ऑफ ब्लास्फेमी। ये कहा गया कि इस पर्सन ने, इस श्रीलंकन सिटीजन ने क्या किया था, एक पोस्टर जिसके ऊपर कुरान के वर्सेस लिखे थे उसको फाड़ दिया, तो इसीलिए इसको मार डाला गया। ठीक है, तो दिस इज एन इशू ऑफ ब्लास्फेमी। तो दोनों ही जो है वो रिलीजन के से रिलेटेड है। जैसे सैक्रिलेज क्या है? सैक्रिलेज इज वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड इज सैक्रेड। तो जो आप मानते हो कि सैक्रेड है, अगर आपको उसको आप मिसयूज या वायलेट करते हो, दैट इज नोन एज सैक्रिलेज। ब्लास्फेमी क्या है? ब्लास्फेमी डील्स विद मैटर पर्टेनिंग टू द लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड, रिलीजन, रिलीजियस आइकन एंड समथिंग आल्सो कंसिडर्ड सैक्रेड। तो यहाँ पे इसको आप कहते हो ईश निंदा भी कहते हो। ठीक है, ईश निंदा मतलब कि आप यहाँ पे गॉड को क्रिटिसाइज कर रहे हो या गॉड की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दिस इज नोन एज ब्लास्फेमी। तो दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग चलता है। वैसे अभी बांग्लादेश में भी एक इशू देखा गया था, जहां पे बांग्लादेश में सैक्रिलेज की बेसिस पे काफी ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई। तो ये जो है ये दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। नाउ
क्या ये रिलीजन के रिवाइवल से रिलेटेड है? क्या ये फंडामेंटलिज्म से रिलेटेड है? क्या ये कम्युनलिज्म से रिलेटेड है? ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान में एक आसिया बीवी का केस था, ठीक है? जिसमें कि इनको ब्लास्फेमी के नाम पे यहाँ पे हैंग किया जाने वाला था, लेकिन ये बच गई बिकॉज़ ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता। कई सारे केसेज़ में तो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस तक या फिर जुडिशरी तक बात ही नहीं जाती, पहले ही मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। ठीक है? तो फंडामेंटलिज्म से अगर आप इसको कनेक्ट करोगे, तो फंडामेंटलिज्म क्या होता है? एन आइडियोलॉजी दैट कॉल्स फॉर एन अधेरेंस टू द लिटरल मीनिंग्स ऑफ sermons और स्क्रिप्चर्स। तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बोलती है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वही सत्य हैं, वही सबसे ज्यादा इनफेलिएबल हैं। तो अगर उसको कोई यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, देन इट टर्न्स इनटू वायलेंस एंड दिस इज अ साइन ऑफ फंडामेंटलिज्म दैट इज ग्रोइंग इनटू आवर सोसाइटी। दूसरी चीज टीएन मदान भी ये कहते हैं कि फंडामेंटलिज्म जो है कलेक्टिव कैरेक्टर का होता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की जा रही है लोगों की, ओके। और जो कलेक्टिव कैरेक्टर की होती है, ठीक है, तो ये एक दिखाती है कि फंडामेंटलिज्म है। हमारे देश में कई सारे लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है, स्पेशली माइनॉरिटी की, ऑन द केस ऑफ बीफ, ठीक है, ऑन द केस ऑफ काउ विजिलेंटिज्म। तो ये सब जो चीजें हैं ये फंडामेंटलिज्म को दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म को भी दिखा रही है। कैसे? कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट ये बोलता है कि जो मेजोरिटी ऑफ द सोशोलॉजिस्ट हैं, आपने देखा होगा दरखाइम ले लो या कॉम्स ले लो, ये सब बोलते हैं कि जो रिलीजन है एडवांस सोसाइटी में जाके ये खत्म हो जाएगा और साइंस इसकी जगह ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट ये बोलता है कि पहले रेनेसा आया, उसके बाद रिलीजन ने स्टेट से विड्रॉ करना शुरू किया, पॉलिटिक्स से धीरे धीरे विड्रॉ करना चालू किया, उसके बाद सेकुलराइजेशन आया। लेकिन क्या यहाँ पे रुक गया? नहीं, मॉडर्निटी आई और मॉडर्निटी के बाद आया पोस्ट मॉडर्न रिलीजियस रिवाइवलिज्म, जो कि आपको इन केसेस के थ्रू देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम्युनलिज्म की तरह भी इसको देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा है। रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म है ये टीके ओमैन के केसेस में। अगर आप टीके ओमैन की यहाँ पे कम्युनलिज्म की स्टडी करो, तो यहाँ पे ये 4 तरह के कम्युनलिज्म को बताते हैं और इसमें जो ये सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी वाला जो इश्यू है, दैट कम्स अंडर रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म। कैसे? कि यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन ने आपके रिलीजन के अगेंस्ट कुछ कहा या आपके रिलीजन के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, तो आप उसको ही मार दो। ठीक है? दिस इज रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो दिस इज द स्टडी ऑफ टीके ओमैन हियर। इसके अलावा यहाँ पे एक मास साइक इन्वॉल्व रहती है, यानी कि मासेस इन्वॉल्व रहते हैं, कलेक्टिव नेचर का ये भी होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको आप कम्युनलिज्म से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है? इसमें क्या होता है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को हॉस्टिलिटी के साथ देखती है। जैसे कि आप देखोगे जितने भी केसेस होते हैं सैक्रिलेज, ब्लास्फेमी, ये कभी भी एक रिलीजन के अंतर्गत या एक कास्ट के अंतर्गत नहीं होते। ये सामने वाले कास्ट या सामने वाले रिलीजन के ऊपर होते हैं, क्योंकि उसको आप हॉस्टिलिटी के साथ देखते हो। ओके, पर ये क्या पूरी तरह से कम्युनलिज्म है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिपिन चंद्रा जो है वो बोलते हैं कि रिलीजन इज नॉट द कोर फीचर ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को आप सिर्फ रिलीजन के साथ मिला के नहीं देख सकते। ये जो है कम्युनलिज्म बेसिकली पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल पावर को अक्वायर करने का एक तरीका रहता है, लेकिन इसके ऊपर मास्क जो है ना वो रिलीजन का चढ़ा रहता है। तो कम्युनलिज्म को पूरी तरह से आप यहाँ पे ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज से कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ब्लास्फेमी एंड सैक्रिलेज आर प्रोमिनेंटली कनेक्टेड विद द रिलीजन थिंग। ऑलराइट, इसके बाद कुछ कॉजेज हैं इसके, जैसे कि सेक्युलर नेशनल आइडेंटिटीज जैसे जैसे कोलैप्स हो रही हैं, रिलीजियस रिवाइवलिज्म जैसे हो रहा है, वैसे रिलीजन में लोग अपनी आइडेंटिटी ज्यादा देख रहे हैं rather देन सेक्युलर आइडेंटिटीज लाइक सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा। तो रिलीजियस आइडेंटिटीज हावी हो रही हैं नेशनल या सेक्युलर आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है? उसके बाद लॉस ऑफ फेथ हो रहा है सेक्युलर स्टेट में। उनका मानना है कि स्टेट कुछ भी नहीं करेगा हमारे रिलीजन को, हमारे कास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए लोग सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एक इशू है। ग्लोबलाइजेशन के कारण रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ गया है और ये एक बढ़ावा देता है सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी को भी। इसके अलावा रिलीजन का यूज बढ़ गया है एज अ मीडियम। ठीक है? हर चीज कराने के लिए रिलीजन को सामने रख लिया जाता है और दिस इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द मीडिया। ठीक है? आप देखोगे किसी भी तरह की मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप देखोगे कोई भी केस होगा ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा दो लोगों के बीच में, उनके आगे उनकी कास्ट जरूर लिखी रहेगी। ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये लिखा रहेगा। दिस शोज दैट रिलीजन इज एवरीवेयर यूज्ड एज अ मीडियम। ऑलराइट, उसके बाद कम्युनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस का। कई सारे लोग यहाँ पे कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस का, यानी कि पॉलिटिक्स में
वोट बैंक को कलेक्ट करने के लिए हेट स्पीचेस फैलाई जा रही है, जिसके कारण ये मॉब लिंचिंग, सैक्रिलेज, ब्लास्फेमी जैसे इश्यूज और ज्यादा प्रेवलेंट हो रहे हैं। ओके, और ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है? पॉलिटिकल पावर को अक्वायर करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी हायर केस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनलाइजेशन। ओके, इसके बाद यहाँ पे एनोमी देखी जा रही है, जैसे कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे फार्मर्स वर सीइंग अ रैपिड चेंज, ठीक है, एनोमी देख रहे थे, वहां पे इनके पास कोई आइडेंटिटीज नहीं थी, कलेक्टिव आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे लोग रिलीजन में अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे और इसीलिए एक इतना बड़ा इशू हो गया। ये एक कहना है कुछ सोशोलॉजिस्ट का, ठीक है। तो रिलीजन गाइड्स इंडिविजुअल। और इसके अलावा आइडेंटिटी ब्रेकडाउन, जैसे कि मैंने बताया फार्मर प्रोटेस्ट में एक कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी बन नहीं पा रही थी, रिलीजन से कनेक्ट करना पड़ रहा था आइडेंटिटी को, और इसीलिए इस तरह के इश्यूज बने। वैसे ही ब्लास्फेमी, ओके, जब सोसाइटी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करी, जैसे कि म्यांमार में आपने देखा होगा रोहिंग्यास के अगेंस्ट, बांग्लादेश में आपने देखा होगा हिंदूज के अगेंस्ट, तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी हो रही है। जब ब्रेकडाउन हो रहा है सोसाइटी का, तब लोग रिलीजन की तरफ भागते हैं फॉर अ बेटर आइडेंटिटी। उसके अलावा कल्चरल लैग जो है, ऑगबर्न एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका की कल्चरल लैग का कंसेप्ट है, वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। कैसे? कि जो सोसाइटी है, जो रिलीजन, जो लोग हैं, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी की तरफ तो बढ़ गए हैं, लेकिन कॉग्निटिव मॉडर्निटी की तरफ आज तक भी नहीं बढ़ पाए। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी यानी कि डेमोक्रेसी में बिलीव कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह के आइडियाज में बिलीव कर रहे हैं, और लेकिन क्या ये कॉग्निटिव मॉडर्निटी की तरफ बढ़े हैं? जैसे कि मान लो फार्मर्स आज की टाइप में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं, मॉडर्निटी हुई है, यहाँ पे मॉडर्निटी को एक्सेप्ट किया है, लेकिन कॉग्निटिवली नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी रिलीजन कास्ट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। इसके अलावा इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में। दिस लीड्स टू हाई अमाउंट ऑफ सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी केसेस। और इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करें तो देखो, देयर इज अ डेंजर टू स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंज में आ जाती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे वायलेंस बढ़ रहा है और टेररिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, बेसिकली रिलीजियस टेररिज्म बढ़ रहा है बाय सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी। कम्युनल वायलेंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय होती है। इसके अलावा यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हिंड्रेंस देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे जिहादी टेररिज्म देखने को मिलता है। जिहादी टेररिज्म यानी कि एक रिलीजन को या फिर एक कास्ट को कनेक्ट कर लिया जाता है टेररिज्म के साथ, बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे फोर्स मैरिज, फोर्स कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण और ज्यादा हॉस्टिलिटी बढ़ती है बिटवीन द रिलीजन्स। और एक लीगल लैग भी है, यानी कि लॉज हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन काम नहीं कर पा रहे उतना ज्यादा, ठीक है, तो लीगल लैग्स भी हैं। तो ये हो गए सारे कॉन्सिक्वेंसेस। इसको आप कुछ और थ्योरिस्ट से भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मार्क्स की जो थ्योरी है रिलीजन की, वो कहते हैं थ्योरी, रिलीजन में मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन क्या है, बेसिकली ओपियम ऑफ मासेस है। जैसे कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट में बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स जो थे वो अपनी कुछ मांगों के लिए खड़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर्स के अगेंस्ट कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन, उनको लग रहा है कि हमारे अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन वो इस कॉन्शियसनेस को भुला के यहाँ पे लग गए रिलीजन में, ठीक है, सैक्रिलेज में। और ये देखा कि सारे नहीं, कुछ सेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, रिलीजन में लग गए, और ये जो है यहाँ पे मार्क्स की थ्योरी प्रूव हो गई कि रिलीजन बेसिकली ओपियम ऑफ मासेस की तरह काम करता है, ठीक है, कि ये सब चीज भुला के रिलीजन में लग गए, ठीक है, तो एक तरह से इनको थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बाय रिलीजन। दूसरी चीज, दरखाइम का जो वर्क है रिलीजन के ऊपर, वो भी इस पे सिग्निफाई करता है कि रिलीजन बेसिकली क्या है, सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए है, और यहाँ पे सोसाइटी इंटीग्रेट होती है वाया कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी रिलीजन देता है, और इसी के कारण सैक्रिलेज केसेस बढ़ रहे हैं कि लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी की खोज में यहाँ पे रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म में घुस के सैक्रिलेज और ब्लास्फेमी जैसे एक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि अगर यहाँ पे रिलीजन नहीं होता तो इंटीग्रेशन नहीं होता सोसाइटी में, जिसके कारण सोसाइटी बढ़ती। तो ये भी रिलीजियस रिवाइवलिज्म या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की एक तरह के फंक्शन को दिखाता है। तो ये सारे इश्यूज जो है ये रिलेटेड है सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी से। नेक्स्ट हम इशू की बात करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। तो ये क्या है? देखो, ये बेसिकली यहाँ पे कुछ फाइंडिंग सामने आई, इसको हम देखेंगे, और उसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, इसको देखेंगे। तो पहला है किनशिप इन इंडिया और पॉपुलेशन डायनामिक्स, इन दोनों टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आगे बात करते हैं फाइंडिंग। पहली फाइंडिंग ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है हमारे देश में। तो देखो, ये जो है अब 2.0 से नीचे आ गया है, और अगर मैं बात करूं अर्बन एरियाज में तो ये 1.6 हो गया है, और रूरल एरियाज में ये आज की डेट में 2.1 है। तो मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे सोशियोलॉजिकली।
ठीक है, तो पूरे हर स्टेट में ये देखने को मिला है, तो मतलब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अब इसके क्या कॉजेज हैं सोशियोलॉजिकली अगर देखें, तो एक कॉज तो ये है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना हाउस की, वो इंप्रूव हो रही है। कैसे इंप्रूव हो रही है? क्योंकि हाउस जो है धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के कारण लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है और इकोनॉमिक सिचुएशन सुधर रही है, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा पावर्टी हुआ करती थी, जिसके कारण क्या होता था कि लोग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे, सो दैट ये सभी लोग लेबर का काम कर पाएंगे, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन सुधर पाएगी ये सोच के। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन सुधर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये, यहाँ पे एजुकेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स लोगों को समझ में आ रही है, इसके लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो ले पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज कर पा रहे हैं वो। और दूसरी चीज, एज ऑफ मैरिज जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, स्पेशली इन वुमेन, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, जिसके कारण यहाँ पे रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। और क्योंकि एजुकेशन है, तो दे आर एबल, women आर एबल टू टेक देयर डिसीजन अबाउट द फैमिली प्लानिंग, उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मोर्टेलिटी रेट्स भी कम हुए हैं। मोर्टेलिटी रेट्स कम होने के कारण क्या हुआ है कि पहले लोग सोचते थे कि हम अगर 3 बच्चे हो रहे हैं, तो उसमें से 2 तो वैसे भी डेथ हो जाएगी उनकी, बिकॉज मोर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा होता था पहले। लेकिन अब क्योंकि ये कम है, तो लोग सिर्फ 1 या 2 बच्चे की तरफ ही जा रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा मैरिजेस का सेक्युलराइजेशन होना। देखो रिलीजन जो है ना, रिलीजियस मैरिज जब होती है, रिचुअलिस्टिक मैरिज जो होती है, तो रिलीजन फेवर्स हाई फर्टिलिटी। तो यहाँ पे हाई फर्टिलिटी की बात होती है कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, भगवान का गिफ्ट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेक्युलराइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस और लव मैरिजेस बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पे वुमेन का से बढ़ रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे सेक्युलराइजेशन के कारण बच्चों के ज्यादा फर्टिलिटी होने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉज। और एक प्रेवलेंट अब जो नोशन था कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा चाइल्ड लेबर कर पाएंगे और ज्यादा पैसा आ पाएगा, वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि लॉज अब इतने स्ट्रिंजेंट हो गए। तो लोगों का ये सोचना है कि जब लेबर में इनको इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर में, तो फिर इतने बच्चे पैदा करके करना क्या, ठीक है। तो एक इशू ये भी है। दूसरी चीज ये कि फैमिली प्लानिंग अब इफेक्टिव हो गई है। और इसके अलावा राइट टू रिप्रोडक्शन चॉइस यहाँ पे वुमेन को मिला है, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द इवॉल्विंग सोसाइटी। और फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी राइट वुमेन को मिला है, ठीक है। और एक तरह से ट्रेडिशनल रोल जो था वुमेन का, वो यहाँ पे चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पहले वुमेन का रोल स्टिग्मेटाइज था कि यहाँ पे वुमेन इज बेसिकली अ बेबी मेकिंग मशीन, लेकिन ये चीज, ये नोशन चेंज हो रहा है, ठीक है। आपने पार्सन्स की स्टडी देखी होगी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर, जिसमें पार्सन्स बोलते हैं कि ये एक फंक्शनलिस्ट चीज है, फंक्शन है इसका भी एक, कि ये कि इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाती हैं, इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाते हैं जो मेन है, और एक्सप्रेसिव रोल निभाती हैं विमेन। और इसीलिए मदरली जो रोल है वो वुमेन को दिया गया है। तो इससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और अब कॉन्सिक्वेंसेज इसकी बात करें, तो कॉन्सिक्वेंसेज इसके ये थे कि पहली चीज तो वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब यहाँ पे अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपने करियर का डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे उनको बच्चे नहीं करने हैं, अब उनका ध्यान जो है अपने करियर पे जा सकता है। दूसरी चीज, वुमेन की जो हेल्थ है वो भी यहाँ पे इंश्योर हो पाएगी, बिकॉज पहले बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन होता था, जिसके कारण मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा होता था, अब उतना नहीं होगा। पावर्टी रिड्यूस होगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो आपके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन भी आएगा, तो यहाँ पे क्योंकि अब बच्चे कम है तो पावर्टी नहीं होगी। लेस चिल्ड्रन है तो कोई भी बच्चा यहाँ पे निग्लेक्टेड नहीं फील करेगा, और क्योंकि वो निग्लेक्टेड फील नहीं कर रहा है, इसीलिए जुवेनाइल डिलिक्वेंसी यहाँ पे कम हो जाती है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो कम हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो यहाँ पे देखो, एक तो डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है, और क्या हो रहा है कि क्योंकि कम बच्चे पैदा होंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या हो रहा है बेसिकली, कि कोई भी वुमेन जो है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में सिर्फ 2 बच्चे यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रही है, ये हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट बता रहा है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे कम है अब, तो यहाँ पे किसी भी बच्चे को निग्लेक्टेड फील नहीं होगा, और क्योंकि उसको निग्लेक्टेड फील नहीं होगा, इसीलिए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। क्या होता है ना, काफी सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो पावर्टी रिडन फैमिलीज हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि किसी भी एक बच्चे की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा पाता, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो क्राइम्स की तरफ बढ़ते हैं, डिवियंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कारण जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बढ़ती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चों की जो रिप्रोडक्शन है वो कम हो गया, मतलब बच्चे कम है तो निग्लेक्शन कम होगा, ठीक है। दूसरी
चीज ये कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। वॉरेन थॉमसन की ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, जिसमें डेमोग्राफी को ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से कनेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि 4 तरह की सोसाइटीज होती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी होती है। फर्स्ट स्टेज में आपका बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, डेथ रेट भी बढ़ा हुआ होता है। सेकंड रेट जो केस होता है उसमें आपका बर्थ रेट कम होता है, डेथ रेट कम होता है। थर्ड केस में आपका बर्थ रेट कंट्रोल हो जाता है, डेथ रेट कंट्रोल नहीं होता फिर भी। फोर्थ केस में आपका दोनों ही बर्थ रेट और डेथ रेट स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो हमारी जो कंट्री है ना वो थर्ड फेज में है, थर्ड ट्रांजिशनल फेज में है, अकॉर्डिंग टू वॉरेन थॉमसन मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके अलावा एजुकेशनल और हाउसिंग फैसिलिटीज भी इंप्रूव होंगी। कैसे कि अगर बच्चे कम हैं तो यहाँ पे एजुकेशन की तरफ आप हर बच्चे के एजुकेशन की तरफ ध्यान दे पाओगे, हाउसिंग फैसिलिटीज की तरफ ध्यान दे पाओगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ा पाओगे। ओके इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो फार्म फ्रेगमेंटेशन कम होगा। क्या होता है ना यूजुअली कि मान लो कि एक फार्मर है, ठीक है, इसके मान लो 4 बेटे हैं। अब ये चारों के बीच में इनका फार्म जो है आगे जाके इन चारों के बीच में बटेगा। फिर ये एक बेटा जो है उसके 3 और बेटे हैं तो ये तीनों के बीच में बटेगा। तो इस तरह से क्या होता था कि जो पहले एक बहुत बड़ी सी फार्म होल्डिंग हो पाती थी, फार्म की या लैंड की होल्डिंग हो पाती थी, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाती थी, जिसको कहते हैं हम फार्म फ्रेगमेंटेशन। इसका एक ये वन ऑफ द कॉजेज है ऑफ फार्मर डिस्ट्रेस इन इंडिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन कम हो जाएगी, रिप्रोडक्शन कम होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट कम होगा, तो उसके कारण फार्म फ्रेगमेंटेशन भी आगे जाके कम होगा, जिसके कारण हो सकता है कि रूरल एरियाज में जो लाइवलीहुड है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट हो, ठीक है। जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी बर्डन कम होगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगी, गुड लिविंग कंडीशंस इंश्योर हो पाएंगी। साथ में यहाँ पे माइग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर जैसे अगर रूरल एरिया में लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूथ है तो उनको प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज आप दे सकते हो एम्प्लॉयमेंट की, उनको अर्बन एरियाज में आके माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग में भी एक ईज हो जाएगी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन अगर स्टेबलाइज है तो आप उसके लिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेजर्स ले पाओगे। ओके तो ये तो हो गए कॉन्सिक्वेंसेज। दूसरी फाइंडिंग ये है कि यहाँ पे सेक्स रेशो से रिलेटेड अगर फाइंडिंग की बात करें तो सेक्स रेशो एट बर्थ और सेक्स रेशो एट अडल्टहुड। अगर अडल्टहुड की मैं बात करूं तो इतने सालों में पहली बार 1992 से ये पब्लिश हो रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। इतने सालों में पहली बार सेक्स रेशो जो है वो पॉजिटिव रहा है, यानी कि 2019-21 इन दोनों के सालों के बीच में देखें तो यहाँ पे 1000 मेन के ऊपर 1020 वेमेन है। लास्ट ईयर ये 991 वुमेन हुआ करती थी 1000 मेन के ऊपर। दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ दिस सर्वे, ठीक है, कि सेक्स रेशियो जो है ना इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव रहा है। मतलब पहले मेन ज्यादा होते थे, वुमेन कम होती थी, लेकिन बायोलॉजिकली उल्टा होना चाहिए। बायोलॉजिकली अगर आप देखो तो जो फीमेल है उनके सर्वाइवल रेट ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप देखो तो यहाँ पे अब जो है हम अच्छे सेक्स रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक तरह से डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सेक्स रेशियो इन अडल्टहुड, ठीक है। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ आज भी नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब कि आज भी 1000 बॉयज के ऊपर 952 गर्ल्स ही हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ की मैं बात करूं तो। और स्पेशली जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, ये वाले जो रीजन है ना यहाँ पे लो सेक्स रेशियो दिख रहा है एट बर्थ। ना अडल्ट सेक्स रेशियो अगर बढ़ा है तो इसके क्या कॉजेज हैं? तो पहला कॉज तो ये है कि एजुकेशन बढ़ रहा है हमारे देश में, ठीक है। एजुकेशन बढ़ने के कारण जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लोग जो है विमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड नाउ, ठीक है, अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स। और ये चीज भी है कि यहाँ पे देखो एक चीज इसके लिए स्केप्टिकल जो चीज है वो ये कि ये कहा जा रहा है कि जो अडल्ट सेक्स रेशियो वाली जो चीज है ना वो उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है। पहली चीज क्योंकि सैंपल साइज कम है। दूसरी चीज क्योंकि क्योंकि पैंडेमिक हुआ, कोविड पैंडेमिक आया था, ठीक है। पैंडेमिक के कारण काफी सारे लोग जो है वो वापस माइग्रेट करके चले गए। तो यहाँ पे जो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है ना ये 2 फेजेस में हुआ है, एक प्री पैंडेमिक और एक पोस्ट पैंडेमिक सेशन में, ठीक है। तो 2 फेजेस में हुआ है। तो ये दोनों फेजेस जो हैं अलग अलग डाटा को दिखाते हैं, इसलिए एरर के चांसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सेक्स रेशियो जो अडल्ट सेक्स रेशियो है हालांकि एक पॉजिटिव साइन दिखाता है हमारे डेमोग्राफी में, लेकिन ये उतना रिलायबल नहीं है, ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। दूसरी चीज, अच्छा अब इसके कॉजेस के ऊपर आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्योंकि बड़ी है इसीलिए यहाँ पे अडल्ट सेक्स रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लॉस जो बनाए हैं स्टेट ने वो स्ट्रिंजेंट है और इसीलिए इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सोशल कंस्ट्रक्ट कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में जो शेयर बढ़ रहा है विमेन का, जिसके कारण विमेन को यहाँ पे जाने दिया जा रहा है इन द सर्विस सेक्टर फील्ड और इन द फील्ड जॉब्स,
ठीक है। तो यहाँ पे जॉब सेक्टर में जो लेबर सेक्टर है उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। लव मैरिजेस के होने के कारण भी यहाँ पे वुमेन के पास ज्यादा राइट्स रहते हैं, डिसीजन मेकिंग राइट्स रहते हैं, जिसके कारण सेक्स रेशियो जो है वो प्रॉपर रहता है, ठीक है, नेचुरल की तरफ जा रहा है। और डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो भी यहाँ पे एक तरह से आप देखो तो डुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया है। तो वैसे ही जो डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर है कि घर पे कौन क्या काम करेगा, ये भी एक तरह से सिमेट्रिक हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो वुमेन है वही खाना पकाएगी, वही बर्तन धोएगी, वही कपड़े धोएगी, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। आजकल जो नए कपल्स आ रहे हैं, जो नया ट्रेंड है उसके हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर काफी ज्यादा यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया है, दोनों कुछ ना कुछ काम बांट रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है, ये सब चीजें दिखाती है कि यहाँ पे सेक्स रेशियो इसीलिए इंप्रूव कर रहा है क्योंकि वुमेन के पास ज्यादा राइट्स आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे माइग्रेशन को भी दिखाता है ये, ठीक है, कि विमेन भी अब मेन के साथ माइग्रेट कर रही हैं टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पे अर्बन एरियाज में विमेन का जो रेट है, विमेन का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले फेमिनाइजेशन ऑफ विमेन हुआ करता था। पहले क्या होता था कि विमेन को घर पे छोड़ दिया, रूरल एरिया में छोड़ दिया, और मेन आते थे माइग्रेट करके यहाँ पे अर्बन एरिया पे, और यहाँ पे ये जॉब करते थे और ये इनकी काउंटिंग हो जाती थी पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो के लिए। लेकिन विमेन भी अब आने लगी बिकॉज दे आर ऑल्सो एजुकेटेड नाउ, ठीक है। तो इसीलिए काफी हद तक एडल्ट सेक्स रेशियो सही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सेक्स रेशियो एट बर्थ आज भी काफी कम है, ठीक है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, ठीक है। जो एक हमने देखो, जब हमने डाउरी वाला चीज पढ़ी उसी से काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको डिलीवर हो जाएंगे। यहाँ पे सेम टू सेम पॉइंट आएंगे। जैसे कि एक जो रीजन है जिसमें जो फैमिलीज है वो ये मानती हैं कि जो गर्ल चाइल्ड है दैट वुड बी अ लाइबिलिटी, अ बर्डन एंड नॉट एन असेट। तो इसके कारण क्या होता है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन कराए जाते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, ये सब चीजें होती है। इसको अमर्त्य सेन जो है इन्होंने साइंस एंड टेक से भी रिलेट किया है। इन्होंने बताया है कि इसको हाई टेक सेक्सिज्म भी कहा जा सकता है। यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आप यहाँ पे जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करा रहे हो। ये इसका क्या क्या कारण है, तो एक है सन मेटा प्रेफरेंस। मतलब कि इसका ये इकोनॉमिक सर्वे में ये टर्म यूज हुई थी। इसका मतलब ये है कि एक कपल है, ठीक है, ये कपल जो है इन्होंने पहला बच्चा पैदा किया, वो गर्ल हुई, ठीक है, सेकंड हुआ वो भी गर्ल हुई। तो ये तब तक यहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं जब तक इनको एक बॉय ना मिल जाए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट में ही बॉय मिल जाता तो उसके बाद ही सेकंड बेबी का सोचते भी नहीं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग इनकी वहीं रुक जाती। लेकिन अगर मान लो ये चार भी अगर गर्ल्स हो जाती तो पांचवे के लिए भी मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जाते हैं, और यहाँ पे एक बॉय की चाहत में ये जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद वुमेन की जो स्टेटस है वो कम हुआ करती थी, ठीक है, आज भी रूरल एरियाज में काफी कम है, इसीलिए यहाँ पे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो पाता है। इसके अलावा डाउरी प्रैक्टिसेस भी हैं, और इन्हीं सभी कारणों के कारण यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड के इश्यूज बढ़ते हैं, जिसके कारण सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो काफी स्क्यूड देखने को मिलता है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइजेशन और मिसयूज भी हो रहा है, ठीक है। इसको आप साइंस एंड टेक से यूज यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। देखो, हमारा जो पेपर 1 है, इसमें पेपर 1 में हमने एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज के बारे में पढ़ा, जिसमें एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एक डिसफंक्शन भी है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो मर्टन के टर्म्स में, कि मर्टन बोलते हैं कि हर चीज फंक्शनलिज्म नहीं होती, कुछ चीजों में डिसफंक्शन भी होता है, और साइंस एंड टेक का एक डिसफंक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस मिसकंसेप्शन। देखो, कल्चरली और रिलीजियसली सन की ज्यादा महत्व है, ठीक है। जैसे रिलीजन की आप बात करोगे तो ये बोला जाता है कि जो ड्यूरिंग द डेथ, ठीक है, जब डेथ बेड पे होते हो तो आपको जो मुखाग्नि देता है वो आपका बेटा ही दे सकता है, या फिर आपका हस्बैंड ही दे सकते हैं, या फिर आपके फादर आपको दे सकते हैं। तो सन या फिर मेल्स की जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। जितने भी आप देखोगे, जितने भी संस्कार होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, ठीक है, उन सभी में देखा जाता है कि सन इज द मेजर फोकस हियर, ठीक है। विमेन जो है उसको इंफीरियर माना जाता है। इनफैक्ट आप रिलीजन के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी देखोगे तो आप देखोगे कि जो विमेन है उसको इंफीरियर माना जाता है मेल से। कैसे, कि आप देखोगे कि जो विष्णु और लक्ष्मी की फोटो होती है उसमें आप देखोगे लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी के पैर दबाते हुए दिखेंगी, यानी पैरों की साइड आपको बैठी हुई दिखेंगी। तो ये रिलीजियस मिसकंसेप्शन भी हैं जो कि प्रेफरेंस जो है मेल चाइल्ड की वो बढ़ा देते हैं, जिसके कारण सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पहला कॉन्सिक्वेंस है कि पॉलीगैमी की प्रैक्टिस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस सेक्स रेशियो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विडोज की फोर्सिबल मैरिज कराई जाती है, क्योंकि लड़कियां ही नहीं है मैरिज के लिए, तो विडोज की मैरिज कराई जाती है। पेट्रियार्की और ज्यादा रेनफोर्स हो जाती है यहाँ पे। पहले पेट्रियार्की का ही असर था कि सेक्स रेशियो कम हो गया, उसके बाद यहाँ पे सेक्स रेशियो कम होने के बाद यहाँ पे गर्ल्स पहले ही कम है, इसके कारण पेट्रियार्की और रेनफोर्स हो जाती है। इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना, इनके ऊपर क्राइम्स करना और आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता वुमेन को आगे जाके, जिसके कारण जो
विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज हैं वो नहीं बन पाती, विमेन कंसर्न जो है वो एड्रेस नहीं हो पाते, डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन हो जाता है, जो नेचुरल सेक्स रेशो होना चाहिए वो नहीं है, डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन हो गया, जिसके कारण सोशल मिक्स जो है वो काफी अनहेल्दी हो गया, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस बढ़ जाते हैं, रेप्स के केसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज विमेन जो है उनका जो अमाउंट है वो कम हो गया, लोग जो है वो शादी वगैरह नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए जो सेक्सुअल वायलेंस है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा सोशल सोसाइटल स्टेबिलिटी जो है वो भी इफेक्ट होती है इन क्राइम्स के कारण, सोशलाइजेशन जो होता है वो अनहेल्दी हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ पे इनको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए सोशलाइजेशन भी इनका गलत है, ठीक है। और इसके अलावा इम्पोर्टेड ब्राइड्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी कंसेप्ट जो है यहाँ पे आता है कि अगर आपको यहाँ पे शादी करने को कोई वुमेन नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आप ब्राइड्स को इम्पोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करा रहे हो वुमेन की, जस्ट टू मैरी देम, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बेसिकली। तो यहाँ पे एक तरह से ऑब्जेक्टिफिकेशन और कमर्शलाइजेशन हो गया वुमेन का। तो ये सारे एक बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हमें ले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्क्यूड सेक्स रेशियो एट बर्थ, ओके। और हमारे काम का ना स्क्यूड सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्थ से ही सारी चीजें शुरू होंगी, ठीक है। और आगे बात करते हैं, फाइंडिंग नेक्स्ट है हमारी, पुअर परफॉर्मेंस इन डीलिंग विद एनीमिया। तो एनीमिया के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, विमेन हो चाइल्ड हो कोई भी हो, ठीक है। तो इसके कॉजेस क्या है? तो पहला कॉज है पावर्टी, क्योंकि पावर्टी है इसीलिए जो है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। दूसरा है विमेन के ऊपर सोशल स्ट्रेन रहता है, बचपन से विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे न्यूट्रिशन उनको नहीं दिया जाता। अब क्योंकि विमेन को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला, उनकी अर्ली एज में शादी करा दी गई, ठीक है, विद इन अ ईयर और टू यहाँ पे उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ा, बच्चा हो गया उनको। अब इसके कारण क्या होता है कि पहले ही वो विमेन जो है कमजोर है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला है, एज कम है, शी इज नॉट रेडी टू रिप्रोड्यूस, उस केस में इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ऐसे केस में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है, एंड दिस साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन कंटिन्यूज एंड परसिस्ट, ओके। इसके बाद यहाँ पे मेल डोमिनेशन भी है, ठीक है। मेल डोमिनेशन के कारण विमेन आर मेजरली, विमेन जो है, विमेन और बच्चों में आप देखते हो विमेन को यहाँ पे क्योंकि डिप्राइव किया जाता है न्यूट्रिशन से, इसीलिए बच्चे भी डिप्राइव हो जाते हैं, ओके। तो ये मेल डोमिनेशन का कारण है एक तो। इसके बाद इलिटरेसी है, ठीक है, विमेन में भी इलिटरेसी है, और हाउस होल्ड साइज भी बहुत बड़ी है, जिसके कारण प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इलिटरेसी के होने के कारण क्या होता है कि कई बार पावर्टी नहीं है, कई बार आप वेल प्रॉस्परस हो, उस केस में भी आपके पास इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो रिगार्डिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए। तो ये अर्बन एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें जंक फूड की तरफ हम ज्यादा इंक्लाइन रहते हैं। इसके अलावा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का फैमिली में, जैसे कि मेल्स जो है सबसे पहले मेल्स खाना खाते हैं, उसके बाद जो एल्डर फीमेल्स हैं वो खाना खाती हैं, और एंड में जो बची हुई फीमेल्स हैं, ठीक है, वो खाना खाती हैं, तो एंड में जो भी उनके लिए बचता है वो खाती हैं, ठीक है। तो ये अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी एक कारण है इस माल न्यूट्रिशन का, इस एनीमिया का, ओके। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पड़ता है वुमेन की, ठीक है, उनके लिए मेटर्नल मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है, ये सब जो है एक तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरी चीज ब्रेन डेवलपमेंट और मोबिलिटी भी यहाँ पे रुक जाती है, मोबिलिटी बढ़ती है, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। इसके कारण जो बच्चे आगे जाके रिप्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें सेल्फ स्टीम बहुत कम देखने को मिलती है, सोशल इंटरेक्शन कम देखने को मिलता है, इसीलिए ये एनोमी की तरफ बढ़ते हैं, एलिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बढ़ते हैं डिवियंस की तरफ बिकॉज ऑफ दिस लो सेल्फ एस्टीम एंड सोशल इंटरेक्शन। फिर इकोनॉमिकली भी एक वेस्टेज देखने को मिलता है ह्यूमन कैपिटल का, प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है, और एक तरह से जो नेशन बिल्डिंग है उसमें आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। और उसके अलावा प्राइमरी सोशलाइजेशन भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन जो आपकी फैमिली कराती वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो ये जो है ना आगे जाके बहुत ज्यादा कॉजेस, बहुत ज्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। एक लास्ट है इसमें कि एक फाइंडिंग ये थी कि जो विमेन हेल्थ है उसके ऊपर एक इशू था कि अनहेल्दी डिलीवरी प्रैक्टिसेस को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, मतलब जो 47% विमेन है उनका सी सेक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है, मेजोरिटी ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लगभग आधे जो हॉस्पिटल्स हैं वो सी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सिजेरियन बर्थ हो रहे हैं। तो ये बताता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किस तरह से अनएथिकल यूज बढ़ रहा है, मिसयूज बढ़ रहा है, एंड दिस कम्स अंडर दिस डिसफंक्शन ऑफ मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक का एक डिसफंक्शन भी है जिसे हमने पहले देखा था, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, वैसे ही यहाँ पे भी एक डिसफंक्शन है साइंस इन टेक का। इसके अलावा स्टरलाइजेशन को लेकर भी एक फाइंडिंग थी कि जो मेल्स हैं वो स्टरलाइजेशन नहीं करा रहे, जो वुमेन है वही स्टरलाइजेशन करा रही है। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को लेकर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देखी जा रही है बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल नेचर, ठीक है। तो मेल एंगेजमेंट आज भी कम देखा जाता है। दूसरा कल्चरल फैक्टर भी है, रिलीजन भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलीजन ये कहता है कि जितने बच्चे हों उतना अच्छा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो भगवान का
प्रसाद होते हैं, ठीक है। तो ये मानते हुए फर्टिलाइजेशन, ये जो है स्टरलाइजेशन मेल्स नहीं कराते, और ये एक कारण है, ये जो दिखाता है पेट्रियार्की को, ठीक है, इन आर सोशल स्ट्रक्चर। तो ये हमने बात की एनएफएचएस की। नाउ यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रॉपर रिलायबल डेमोग्राफिक डाटा नहीं है। नाउ आप इसको समझो, सोशियोलॉजिकली आप इसको देखोगे तो ये सोशल सर्वे को दिखाता है। डाटा कलेक्शन की एक टेक्निक होती है सोशल सर्वे, जैसे कि ये एनएफएचएस है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है, एक तरह का डाटा कलेक्शन की टेक्निक है, सोशल सर्वे है, जिसमें क्या होता है, सैंपल साइज, एक छोटी सैंपल साइज ली जाती है, उसका सर्वे किया जाता है, और उस बेसिस पे यहाँ पे जो जनरलाइज्ड पॉपुलेशन जो है, बड़ी पॉपुलेशन जो है, उसके लिए रिजल्ट्स जनरलाइज कर दी जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ इश्यूज हैं, एनएफएचएस की रिलायबिलिटी को लेकर इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। पहला इशू ये कि सैंपल साइज बहुत छोटी ली गई है। सेंसस जो है ना वो पूरी पॉपुलेशन को कवर करता है, लेकिन यहाँ पे एनएफएचएस के अंतर्गत सैंपल साइज बहुत छोटी ली गई है, जिसके कारण हो सकता है कि इस सर्वे में रिकॉग्निशन प्रॉपरली नहीं हो पाया सैंपल साइज का, ठीक है, कि जो लोग एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं पूरी सोसाइटी को, उनका रिकॉग्निशन नहीं हो पाया। दूसरी चीज की यहाँ पे जो सेक्स रेशो है, वो मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में हाउस होल्ड बेसिस पे लिया गया है। मतलब कि एक घर में आप गए, आपने पूछा लास्ट नाइट तक कितने लोग और कितने लड़के कितनी लड़कियां आपके घर में थी। तो दिस इज नॉट द करेक्ट मीन्स, करेक्ट मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्स रेशियो। दूसरी चीज ये है कि एनएचएसएस 5 जो है वो कोविड के टाइम पे हुआ था, जिसके कारण दो फेजेस में हुआ, जो कोविड के पहले और कोविड के बाद, इसके कारण भी इसमें एरर्स आए हुए होंगे, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव है ये, ठीक है, मतलब विड्थ ऑफ कवरेज तो ज्यादा है, लेकिन डेप्थ में उतना नहीं जा पाया, जैसे कि सोशल सर्वे का ड्रॉबैक होता ही है। इसके अलावा इन्होंने जनरलाइज कर दिया लार्जर पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट को, जबकि जो सर्वे हुआ है छोटी सी साइज पे हुआ, सैंपल साइज के ऊपर। एरर्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हो, किस तरह से वो आंसर कर रहे हैं, किस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हो आंसर्स को, ये भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने देखा पेंडेमिक के टाइम पे अलग अलग टाइम्स पे ये पूछे गए क्वेश्चंस, तो इसीलिए इसमें डाटा में एरर होने के चांसेस भी हैं, और सैंपल रिकॉग्निशन उतना प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, इसका भी कुछ लोग अंदेशा लगाते हैं। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो इस एनएफएचएस को, जो सोशल सर्वे मेथड है, जो हमारे पेपर 1 का जो चैप्टर 3 है रिसर्च मेथड्स के रिगार्डिंग, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने 3 आर्टिकल्स, 3 करंट अफेयर्स के इश्यूज डिस्कस करे विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। प्लीज कंप्लीट दीज करंट अफेयर्स इश्यूज विद सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं इस साल। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।